वेलकम फ्रेंड्स टू मानवी क्लासेस। दिस इज मोहित झा। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा देख के। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना कि आपको कैसा लगा। So without any further delay, let's start with the second chapter of your Maharashtra history textbook, Historiography Indian Tradition Part 1. So let's start with the second chapter, Historiography Indian Tradition. Historiography क्या होता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। आज इस चैप्टर में हम इंडियन ट्रेडिशन या फिर इंडियन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर हमने हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा था, मतलब वेस्ट साइड में वेस्टर्न कंट्रीज में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, इतिहास कैसे लिखी जाती है, उसकी परंपरा क्या है, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम इंडिया में इंडियन हिस्ट्रीज कैसे लिखी गई है, परंपरा क्या है उसके लिखी जाने की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। भारत के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। Ancient period means right from the Stone Age man till the advent of foreign invasion, यानी आदि मानव से लेके के भारत में जब तक कोई बाहरी ताकत का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था वहाँ तक हम एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ेंगे ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। मेडिवल में हम फॉरेन इन्वेजन से लेके ब्रिटिश के एंट्री तक पढ़ेंगे, यानी कि जब तक फॉरेन इन्वेजन आए थे दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और ब्रिटिश के आने से पहले तक हम मेडिवल में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न में हम बाय द एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स टिल टू डेट, यानी कि ब्रिटिश के एंट्री से आज तक में हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। अब एंशिएंट पीरियड में जैसे हम सबको पता है कि राइटिंग स्किल जो है वो बहुत बाद में डेवलप हुई थी। एंशिएंट पीरियड में पहले से ही राइटिंग स्किल डेवलप नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, ओरल ट्रेडिशन को यूज़ करते थे या फिर ओरल रिसाइटल्स को यूज़ करते थे। मुंह ज़बानी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते थे और स्टोरीज के थ्रू, ठीक है, स्टोरीज के थ्रू, कहानी के थ्रू, फोक सॉन्ग्स के थ्रू लोगों तक आगे, बाकी सारे लोगों तक पहुंचाते रहते थे ताकि वो लोग भी आने वाले जनरेशन्स को इन सब चीज़ों के बारे में बताते रहे। ठीक है, क्या बताते थे वो लोग, ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स, बड़े पराक्रम, ठीक है, महान पराक्रम जो एंसेस्टर्स ने किए थे, पर दादा ने, माइथोलॉजिकल रोल लोर, माइथोलॉजिकल लोर मतलब जो जो हम प्रूव नहीं कर सकते कि वो हुआ था बट फिर भी लोग उसको मानते हैं। जैसे रामायण महाभारत प्रूफ नहीं है बट फिर भी लोग उसको मानते हैं, तो माइथोलॉजिकल लोर, ये ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो ओरल रिसाइटल से याद की जाती थी पुराने टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में। Next is the inscription on the Harappa seals and artifacts confirm that Indian has mastered the art of writing in the as the early third millennium BCE। ठीक है, मिलेनियम का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ 1000 years। तो थर्ड मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट एरा में इंडियंस ने या फिर इंडियन के जो उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहते थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, आप सभी ने ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो जो मोहनजोदारो के बारे में बताया गया है वो ही हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन था, बहुत ही अपने टाइम से आगे वाला सिविलाइजेशन था। तो उस टाइम पे जब पूरे दुनिया में राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, हड़प्पा में राइटिंग को प्रैक्टिस किया जाता था। बट डिफरेंस इतना है कि जो हमें हड़प्पा स्क्रिप्ट मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए। डिसाइफर यानी डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी और हमारी लैंग्वेज अलग है, दैट इज वाई। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इट इज़ एन एंशियंट इंडस स्क्रिप्ट या फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उनकी लैंग्वेज कैसी थी, वो कैसे लिखा करते थे, तो ये हमारी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो हमें समझ नहीं आएगा, हिस्टोरियन इन्हीं को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा पता चले हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में और एंशियंट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। अशोकन मौर्यन पीरियड या फिर द ग्रेट अशोका के टाइम पे हमें अर्लीस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ठीक है, अर्लीस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, अब ये नोन है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। ये नोन डॉक्यूमेंट्स है और ये अननोन डॉक्यूमेंट्स है। व्हाई? बिकॉज दिस हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट बीन एबल टू डिसाइफर, इसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। बट
जो हमें मौर्यन के टाइम पे या फिर अशोका द ग्रेट के टाइम पे जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वी हैव बीन नोन दैट, यानी फिर हमने उसको डिकोड कर दिया है, डिसाइफर कर दिया है, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन है, उसे लिखा नहीं गया है पेपर पेन के थ्रू, वो इंस्क्रिप्शन है। यानी इंस्क्रिप्शन यानी कोई भी कॉपर प्लेट या स्टोन में उसको काफ करके बनाया गया, उसको खरोद के बनाया गया है, लिखा गया है, ठीक है। जैसे आप इधर ये देख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐसे बनाया गया है, ठीक है। उन्होंने जो लिखी है चीज़ें अशोका ने, ठीक है, वो रॉक्स में और स्टोन्स के ऊपर लिखी है। उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस रॉक और स्टोन, जिसे हम अशोकन स्तंभ भी बोलते हैं, अशोकन स्तंभ पे उन्होंने अपने सारे जो भी मैसेजेस है वो अपने दिए हैं स्टोन्स पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अशोकन स्तंभ, ऐसे वो काफ करके इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, ठीक है। तो ये रॉयल एडिक्ट से ये भी अलग स्क्रिप्ट है, इट इज़ अ स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्राह्मी अलग लैंग्वेज होती थी, एंशियंट लैंग्वेज, तो वो एंशियंट लैंग्वेज में लिखा करते थे। फिर फर्स्ट सेंचुरी क्राइस्ट एरा आते आते, ठीक है, पहली शताब्दी आते आते जो इंस्क्रिप्शंस है वो स्टोन से निकल के कॉइन्स में आ गए, मेटल इमेजेस में आ गए, स्कल्पचर्स में आ गए और कॉपर प्लेट्स में आ गए। कॉपर प्लेट्स, ये ही इसको कॉपर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कॉपर प्लेट से इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, ठीक है, कॉइन्स में आने लगे। अभी कॉइन्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस कॉइन्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक स्टडी। हिस्टोरियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूमिस्मैटिक का, क्योंकि न्यूमिस्मैटिक या कॉइन से हमें एक राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि बहुत सारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस मिलती है, जैसे कि वो कौन से डेट का है, ठीक है, कौन से राजा के टाइम का है, वेरियस किंग्स रहे गए हैं, तो कौन से किंग को बिलोंग करता है ये। डायनेस्टिक जीनियोलॉजी कौन सी, डायनेस्टिक जीनियोलॉजी मतलब कौन से राज्य खानदान से है, वो मराठा से है, राजपूत से है, मुगल से है, दिल्ली सल्तनत से है, ब्रिटिश के टाइम का है, राजपूत है, कौन से खानदान के डायनेस्टी से है वो पता चलता है। टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या है, कि जहाँ तक राजा का राज्य रहेगा वहाँ तक उसी के कॉइन यूज़ किए जाएंगे, तो हमें टेरिटोरियल एक्सटेंड के बारे में पता चलता है, ठीक है। वेरियस एम्पायर, किंगडम, ऑल्सो पॉलिटिकल इवेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फेमाइन, वेरियस अदर चीज़ों के बारे में भी कॉइन्स या मेटल इमेजेस से, हमें स्कल्पचर्स से पता चलता है। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी पता चलता है कॉइन्स के थ्रू। अगर कॉइन्स गोल्ड है, ठीक है, जैसे गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस माना जाता था, काफ़ी ज़्यादा अमीर माना जाता था। फिर कोई टाइम पे कॉपर कॉइन इशू किए गए, कभी सिल्वर कॉइन इशू किए गए, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ के बारे में भी पता चलता था। जैसे आप ये कॉइन्स देख सकते हो, ये गुप्ता पीरियड के टाइम का है, चंद्रगुप्त टू किंग के टाइम का है। ये चंद्रगुप्त टू बो एंड एरो के साथ एक लाइन को मार रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड लक्ष्मी लायन के ऊपर बैठी हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन इशू किए गए थे गुप्ता पीरियड में। तो कॉइन्स हमें किंग के बारे में, उनकी डायनेस्टी के बारे में, वेलर के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। तो एंशियंट लिटरेचर, एंशियंट इंडियन लिटरेचर जैसे रामायण, महाभारत, पुराणास, जैन्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इंडियन ऑथर्स के हिस्टोरिकल अकाउंट्स और ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। जैसे ट्रैवलॉग्स मतलब क्या, कि जैसे कि फॉरेन से कोई इंडिया में घूमने आता है, तो वो आते थे, तो वो अपने ट्रैवल्स में या फिर अपने बुक में जो भी वो देखते थे इंडिया के बारे में वो लिखते थे। जैसे फाहिन आए थे, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने अपने बुक में गुप्ता पीरियड के टाइम का लिखा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्शिया से भी आए थे। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफीज का मतलब क्या होता है, अगर कोई दूसरा आपके लाइफ के ऊपर बुक लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। अगर आप खुद अपने लाइफ के ऊपर बुक लिखते हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो दोनों हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पोर्ट्रे करती है। एक बुक है हर्ष चरित्र, जो लिखी थी बाना भट्टा ने, हर्षवर्धना किंग के ऊपर लिखी थी, 7th सेंचुरी क्राइस्ट एरा में बुक लिखी गई थी। अब बाना भट्टा हर्षवर्धना के एक संस्कृत पोएट थे, ठीक है। उन्होंने जो
लिखी है बाना भट्टा ने बुक, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर को एक्सप्लोर किया है। उन्होंने कोई भी उनकी झूठी मूठी तारीफ नहीं की, जो सच है वो लिखा है उन्होंने। उस टाइम के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, कल्चरल लाइफ के बारे में सच सच लिखा है। क्या होता था कि अगर कोई राजा है वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने बारे में गलत चीज़ लिखे, ठीक है। तो हर्षवर्धन आर्य ने कभी ये नहीं किया। बाना भट्टा को जो सही लगा, कि जो उन्होंने सही किया है और जो उन्होंने गलत किया है, वो सब उन्होंने हर्षचरित्र में लिखी, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बुक भी मानी जाती है। ओके, सो दैट वाज एंशियंट पीरियड। नाउ वी कम टू द मेडिवल पीरियड। यहाँ हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन से लेके ब्रिटिशर्स के टाइम तक का, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक का। तो जैसे पहले हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बुक लिखी गई थी कश्मीर के ऊपर, एंशियंट कश्मीर के ऊपर, उनके रूलर्स के ऊपर, राज तरंगिनी। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, कल्हाना ने लिखी थी 12th सेंचुरी क्राइस्ट एरा में। काफ़ी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है, बहुत स्वीट पोएम्स है उसमें। अब कल्हाना ने जो इसमें लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और केयरफुली लिखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट, डायनेस्टिक रिकॉर्ड, लोकल ट्रेडिशन, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन करके लिखा है, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिन। हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के मॉडर्न पिलर्स को ध्यान रखते हुए लिखा है उन्होंने। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो कल्हाना ने, भले ही वो मेडिवल पीरियड के टाइम के थे, बट उन्होंने जिस हिसाब से राज तरंगिनी लिखी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को रिफ्लेक्ट करती थी। तो जैसे जैसे फॉरेन इन्वेजन हुआ, मुगल रूलर्स आए, मुस्लिम रूलर्स आए, तो धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस पड़ने लगा। उनका कल्चर का इन्फ्लुएंस, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, और हिस्टोरियोग्राफी में भी, हिस्ट्रीज में भी उनका इन्फ्लुएंस पड़ने लगा, ठीक है। एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे जियाउद्दीन बरहानी उस टाइम के, उन्होंने बुक लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही में उन्होंने एक्चुअल में लिखा था कि रूल्स फॉर हिस्टोरियोग्राफी, के क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है, द डूज एंड द डोंट्स इन द हिस्टोरियोग्राफी। उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, आप एक रूलर के साथ रहते हो, आप एक किंग के हिस्टोरियन हो, वो जो किंग करता है आपको वो लिखना है, ताकि आने वाले जनरेशन्स पढ़ सके कि इस राजा ने क्या क्या काम किए थे। तो एक बुक में एक राजा का वेलर, ठीक है, उनकी बहादुरी, पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, अच्छे काम, आप इतना ही लिखोगे तो सही बात नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आप उनको हाफ इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको रूलर्स के फेलिंग का, उनकी गलत डिसीजन का, उनकी गलत पॉलिसीज का, इन सारी चीज़ों को भी आपको इंक्लूड करना है। जैसे आपने डायलेक्ट्स में पढ़ा था हेगल के बारे में, कि आपको दोनों साइड पता होनी चाहिए, ट्रुथ भी एंड फॉल्स भी, गुड भी एंड बैड भी। तो जियाउद्दीन बरानी का भी यही कहना था, डोंट राइट ओनली दी वन पार्ट, राइट दी बोथ पार्ट्स, ठीक है। Barhani further says that historians should also take into consideration the impact of teaching of wise learned saints, ठीक है। उन उस रूलर के टाइम पे जो भी वाइज इंसान थे, समझदार इंसान थे, जैसे अकबर के टाइम बीरबल थे, ठीक है, सेंट्स थे, बड़े बड़े धर्म गुरु थे, उनके बारे में भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिन्होंने उस देश को या फिर उस किंगडम को प्रॉस्पर करने में हेल्प किया था। सिर्फ राजा राजा राजा, किंग किंग किंग, उनके बारे में लिखोगे तो वो भी सही बात नहीं है। तो बरहानी के वजह से हिस्टोरियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुई थी मेडिवल पीरियड में। बट जो मुगल एम्परर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे, काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे। तो जो उनके हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो उनसे डरते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनकी सिर्फ प्रेज लिखते थे उनके बुक में। प्रेज कैसे, ठीक है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बना के, सूटेबल पोएटिक कोट्स देते थे उनके इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि अच्छा लगे उनको सुनने में, और आने वाले जनरेशन्स अगर पढ़े वो बुक को तो उनको ऐसा कहीं भी नहीं लगे कि ये कोई गलत इंसान था, एक गंदा राजा था, ठीक है। वो अपनी लॉयल्टी पेश करते थे अपने किंग्स को। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के जो पोएट थे, अमीर खुसराव, अमीर खुसराव भी यही काम करते थे, बस उनकी प्रेस करते थे अलाउद्दीन खिलजी को, बड़े पोएटिक
थॉट्स उनको कोट सुनाते थे उनको, ठीक है। बाबर मुगल के फाउंडर है, हम सबको पता है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, नाम है तुजुक बाबरी, ठीक है। उनमें उन्होंने बैटल्स के बारे में लिखे, अपने लड़ाई के बारे में लिखी है। उन्होंने माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस के बारे में लिखा है, वेरियस सिटीज़ और रीजन्स जो उन्होंने ट्रैवल किए हैं। उन्होंने सूरत के बारे में बहुत लिखा है, मध्य प्रदेश के बारे में लिखा है। उन्होंने लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड फ्लोरा के बारे में लिखा है। फ्लोरा यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, पेड़ पेड़ पौधे, ठीक है, फ्लावर्स, ये सब उन्होंने तुजुक बाबरी में मेंशन किया है। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट बुक, अबू फजल्स अकबरनामा। अकबरनामा अकबर के ऊपर है ऑब्वियसली। अभी अबू फजल ने जो बुक लिखी है अकबरनामा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी का यूज़ किया है इसमें। जैसे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कहा जाता है कि जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, फर्स्ट यू हैव टू ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करनी है। तो उन्होंने उनकी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को लिया है, उसको वेरीफाई किया है, स्क्रूटनाइज किया है, और कोई भी बायस प्रेफरेंस नहीं दिया है, या फिर ही हैज़ डिवॉइड ऑफ बायस। उन्होंने भेदभाव नहीं किया है कुछ भी लिखने में। उन्होंने सिर्फ रियलिस्टिक थॉट्स लिखे, जैसे बाना भट्टा ने हर्षचरित्र में लिखा था, वैसे ही अबू फजल ने अकबरनामा में लिखा है रियलिस्टिक। कोई भी भेदभाव नहीं किया है अकबरनामा में, इसलिए वो रियलिस्टिक पोएट्री, रियलिस्टिक बुक मानी जाती है। सो नेक्स्ट इज बाखर। बाखर मीन्स मराठी प्रोज। अब इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल टाइम पीरियड में, क्योंकि इसमें बहुत सारे हीरोज़ की ईयोलॉजीज कंटेंड है। ईयोलॉजीज मतलब कि अगर कोई इंसान मरता है, उनकी डेथ होती है, तो उनके नाम पे, उनके याद में जो दो कुछ शब्द लिखे जाते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, या फिर स्पीच लिखे जाते हैं, उसको ईयोलॉजी बोलते हैं। जैसे आपने फॉरेन मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि अगर कोई मरता है, कोई किसी की डेथ होती है, तो उनके करीबी एक एक करके आते हैं सबके सामने और उसके याद में कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ईयोलॉजीज बोला जाता है। तो ईयोलॉजीज लिखी गई थी, स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, ये सारी चीज़ें बाखर्स में इंक्लूड की गई थी। मराठी बाखर में जैसे शबाशत बाखर, कृष्णाजी आनंद शबाशत ने लिखी थी। ये छत्रपति राजाराम महाराज के रूल में थे। इन्होंने, कृष्णाजी आनंद शबाशत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल के बारे में अपने शबाशत बाखर में लिखा है। नेक्स्ट इज भाऊ साहेबांची बाखर, ठीक है। भाऊ साहेबांची बाखर और पानीपतांची बाखर, ये दोनों बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर लिखी गई है। जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके बारे में ये दोनों बुक्स, ये दोनों बाखर्स लिखी गई है। होलकरांची काइपियत, ये होलकरांची काइपियत होलकर्स के बारे में लिखी गई है। होलकर्स मराठा आर्मी के एक पार्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है मराठा एम्पायर के लिए, मराठा रूल के लिए, वो होलकरांची कई में लिखी गई है। नेक्स्ट इज बाखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज ऑफ किंग, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, सेक्ट्स, autobiographies, reading grievances, mythological and state administration of kings. In short, बाखर्स जो है, बाखर्स you can call it as an essay या फिर speech। इसमें आप किसी भी किंग के बारे में लिख सकते हो, किसी भी किंग के इवेंट, बड़े बहुत कुछ बड़ा इवेंट हुआ है, लड़ाई हुई है, उसके बारे में लिख सकते हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख सकते हो, उनकी बायोग्राफीज के बारे में लिख सकते हो, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो। तो बेसिकली यू कैन राइट एनीथिंग इन बाखर। सो हम आ गए हैं लास्ट पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में। यहाँ हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स, टिल फ्रॉम ब्रिटिशर्स टिल टू डेट, ठीक। तो 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स ने। उन एक्सकावेशन स्टार्ट किया था, यानी कि जो भी है ज़मीन के अंदर, जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जिसकी, उसको खोद के एक्सकावेट करके निकालने का काम स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है, पहले डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज भी काम करती है। ये हिस्टोरिकल एक्सकावेशंस करती है, हिस्टोरिकल डिस्कवरीज करती है। तो अलेक्जेंडर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने
एक्सकावेशंस के लिए, कहाँ कहाँ एक्सकावेशंस करना है उसके लिए उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का यूज़ किया था। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हेल्प से उन्होंने वेरियस अदर जगह पे एक्सकावेशन टीम्स बिछाई थी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी सर जॉन मार्शल के टाइम पे। हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, मोहनजोदारो। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एस्कावेट हुआ था तब पूरी दुनिया को पता चला कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है या फिर जो इंडियन ट्रेडिशन है वो 3rd मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट एरा से है या तो फिर उससे भी पहले से है। ठीक है, उसका कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ये हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से पता चला। मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्रीज। ऑब्वियसली इंडियंस इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ब्रिटिशर्स पढ़े लिखे थे, उन्हें हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में, उसके यूज़फुलनेस के बारे में पता था। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्रीज के बारे में लिखना। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है, चोर कभी खुद की बुराई तो करेगा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो भी लिखा अपने बुक्स में उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रेस किया। ठीक है, इट डिस्प्ले द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशर्स ने जो भी काम किए हैं वो अच्छे किए हैं। इंडिया ब्रिटिशर्स के पहले खराब था, इंडिया ने, ब्रिटिशर्स आया और इंडिया को अच्छा बनाया। ये सब अपने अपने बुक्स में लिखा था ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट, फर्स्ट बुक लिखी गई थी जेम्स मिल ने, याद रखना है, जेम्स मिल ने फर्स्ट बुक लिखी थी, उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश की थी 1817 में। ऑब्वियसली बात है, उन इसमें भी उन्होंने सेम वही चीज़ की थी कि उन्होंने पर्सपेक्टिव सिर्फ अपने बारे में रखा था, एक ही चीज़ के बारे में बताया था। प्रिजुडाइस उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिली थी। प्रिजुडाइस मतलब कि पहले से ही जज कर लिया था कि हाँ इंडियंस है तो खराब ही होंगे। जैसे आप सबको पता है कि इंडिया को बहुत डिटोरिएट किया जाता था, बहुत ज़्यादा खराब समझा जाता था। मोगली, जो आप टार्जन देखते हो तो उसका जो मोगली कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंडियन से इंस्पायर्ड है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट किया करते थे, तो उनके राइटिंग्स में भी ये चीज़ें देखने मिलती है। जेम्स मिल ने जो अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी उसमें इंडियंस के बारे में सही ढंग से नहीं लिखा था। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टीन ने लिखी थी, वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे। 1841 में उसको पब्लिश किया था। मराठा हिस्ट्री के बारे में भी लिखा गया था। मराठा हिस्ट्री को लिखा था ग्रैंड डफ ने, नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा था। उनकी बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ मराठास, अ हिस्ट्री ऑफ मराठास। इसमें उन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया था। ये ऑब्वियसली काफ़ी हद तक सही था कि जैसे हमारे कल्चर में बहुत सारे खराब प्रथा भी चलती थी, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, तो वो गलत थी। बट जो ग्रैंड ऑफ ने अपने बुक में लिखा था उसमें उन्होंने हर एक पार्ट को, इंडिया के हर एक कल्चर को, हर एक हिस्ट्री को कंडेम किया था, जो कि सही नहीं था। ठीक है, तो वो बायस्ड था। तो ग्रैंड ऑफ ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रिजुडाइज बिहेवियर दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव से बुक लिखी थी, सिर्फ एक ही साइड के हिस्ट्री के बारे में बताया था। फिर वैसे ही सिमिलर टेंडेंसी कॉर्नेल टॉड ने भी लिखा था, बट उन्होंने महाराष्ट्र हिस्ट्री नहीं, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में लिखा था। इसमें भी उन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट किया था, कंडेम किया था। वॉल्यूम्स ऑफ विलियम विल्सन हंटर ने इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किया था। इम्पार्शियल ट्रीटमेंट तो सभी ने किया था, चाहे वो कॉर्नेल टॉड हो, ग्रैंड डफ हो या जेम्स मिल हो, सब ने इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किया था। तो ये सब देखने के बाद, ठीक है, ये सब बुक्स पढ़ने के बाद इंडियंस को गुस्सा आया कि ये क्या लिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। दो इंडियन हिस्टोरियंस, ठीक है, नाम याद रखना है, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, ठीक है, और विश्वनाथ काशीनाथ राजवड़े, ये दो इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ये काम को, ये जिम्मा अपने सर पे लिया और बोला कि हम, जो ग्रैंड डफ ने जो चीज़ें लिखी है, जो गलत चीज़ें लिखी है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। उन्होंने और बुक्स भी लिखी आगे चल के, वो हम आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो ये नीलकंठ जनार्दने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवड़े ने
अपने बुक्स में लिखा था। ठीक है, सो आज जितना भी हमने पढ़ा है, अगर उसमें से आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट डाउन करके मुझे बताना। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर enjoyable एंड नॉलेजेबल बहुत लगा होगा। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।